नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सब देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चूरू के तारानगर से ये बड़ी खबर है। गांव धीरवास में शराब माफियाओं की दबंगई देखने को मिली है। गांव में शराब ठेकेदार और अवैध शराब कारोबारी आपस में भिड़ गए। हवाई फायरिंग भी की गई और इसके साथ ही गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। शराब की एक दुकान को भी पिकअप से तोड़ने की कोशिश की गई है। अवैध शराब बिक्री को लेकर जमकर घमासान मचा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गांव में दबंगई से ग्रामीणों में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं इस वक्त और मौके पर जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और पुलिस के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं दबंगई, यहाँ पर ग्रामीणों में भी गुस्सा है, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर और पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि गांव धीरवास के अंदर ये पहली बार नहीं है जब शराब माफियाओं की जो दबंगई है वो देखने को मिली है। इससे पहले भी इस तरह के जो वाकये हैं, इस तरह के जो घमासान के तस्वीरें हैं वो सामने आती रही है। और बीती रात को हद ही हुई जब शराब ठेकेदार और अवैध शराब कारोबारी है वो आपस में भिड़ गए। हवाई फायरिंग की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, एक दूसरे से गाड़ियों को टकराया गया। यहाँ तक कि जो दुकान है उस दुकान के अंदर भी, जो शराब की दुकान है उसके अंदर भी गाड़ी को टकराया गया। और साथ ही जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों के अंदर इससे भय का माहौल है। इसके बाद आज सुबह जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आक्रोश इस बात का कि जो गुंडागर्दी है वो गांव के अंदर नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह की घटनाएं हुई है और ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी है वो ग्रामीणों के अंदर यहाँ देखी जा सकती है। सूचना के बाद जो डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा है वो भी अभी गांव धीरवास के लिए रवाना हुए। इसके अलावा पुलिस का जो जाब्ता है वो गांव धीरवास के अंदर तैनात किया गया है। ग्रामीणों से समझाइश है वो की जा रही है ताकि इस मामले को और ज्यादा आगे ना बढ़ाया जा सके। जी, क्या मांगे हैं ग्रामीणों की ओर से मनोज, क्योंकि बताया जा रहा है तोड़फोड़ भी की गई उनकी ओर से, क्या कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा है, घरों को भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों में भी हम देख पा रहे हैं तोड़फोड़ की जा रही है, मुआवजे की मांग की जा रही है उनकी ओर से? मैं बताना चाहूंगा कि जो तोड़फोड़ हुई है वो शराब ठेकेदार और जो अवैध शराब कारोबारी है उनकी गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ हुई है। ग्रामीणों के अंदर एक तरह का जो भय है वो व्याप्त यहाँ हुआ है। जो ग्रामीण है उनमें एक आतंक है वो इनके द्वारा फैलाया गया है। काफी देर तक ये फिल्मी स्टाइल के अंदर गुंडागर्दी यहाँ की गई थी, जिसके बाद में जो ग्रामीण है उनके अंदर आक्रोश है। आक्रोश इस बात का कि जो गुंडागर्दी है वो यहाँ न की जाए। ग्रामीणों की मांग है कि जो आरोपी है उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दोनों पक्ष के और ये जरूरी भी हो जाता है मनोज कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आप बता रहे इससे पहले भी कई बार इस तरीके से वहां पर मारपीट हो चुकी है। पुलिस क्या कह रही है मामले पर, कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो ये तोड़फोड़ और ये जो घटना हुई है इस घटना के अंदर 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। उन घायलों के पर्चा बयान के आधार पे आगे की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी, 2 लोग घायल हुए आप बता रहे हैं मनोज, क्या स्थिति है उनकी? चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर सुजानगढ़ से है, जहां के उपखंड कार्यालय पर रात भर मृतक रजाक मोयल के परिजनों और नूर नगर के निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले पीसीबी स्कूल के 12वीं के विद्यार्थी रजाक मोयल ने स्कूल से नाम काट दिए जाने के कारण ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में 4 शिक्षकों पर परेशान करने के आरोप लगाए थे। लाडनू थाने में दर्ज मुकदमे में सभी आरोपी शिक्षकों को सरकारी नौकरी से सस्पेंड करने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रात भर ये धरना प्रदर्शन जारी रहा। पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, नूर नगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आरिफ खान सहित अनेक लोग धरने पर बैठे हैं। छात्र रजाक खान की एक खुदकुशी करके एक घटना हुई है, उसके विरोध में हम सब बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो घटना रजाक खान के साथ हुई वो किसी अन्य के साथ ना हो। साथ ही एक सुबह से प्रशासन हमारे साथ आंख मिचौली कर रहा है, कभी हमें किसी प्रकार की कोई सांत्वना अभी तक नहीं मिली है। हमारी मांगे
जो विद्यालय के टीचरगण हैं उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हमारा भाई हमारे बीच में अब नहीं रहा। उसके लिए हम जो भी उग्र आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे, धरना अगर जारी रखना पड़ेगा तो रखेंगे। उधर चूरू शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास एक लावारिस बालक मिला। सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बालक का रेस्क्यू किया। चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्नी सिंह ने बताया कि उन्हें दूरभाष के जरिए सूचना मिली कि 6 से 7 साल का बालक लावारिस हालत में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास घूम रहा है। सूचना पर टीम मौके पर गई और बच्चे का रेस्क्यू किया गया। ऑफिस लाकर उसकी काउंसलिंग की गई, जिसमें उसने अपना नाम प्रियांशु बताया है। इसके अलावा अधिक जानकारी बच्चे से प्राप्त नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि बालक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है और परिजनों की तलाश भी लगातार जारी है। और खबर चूरू से है, जहां पर भेरुसर गांव की 23 वर्षीय विवाहिता का जहरीली बूंदी खाने के बाद तबियत बिगड़ गया। इसके बाद विवाहिता के पति ने उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां विवाहिता का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विवाहिता की शादी महज 3 साल पहले हुई थी। पिछले दिनों उनके परिवार में शादी का कार्यक्रम था, जिसकी बची हुई मिठाई परिवार के ही किसी व्यक्ति ने चूहे मारने के लिए बूंदियों में जहर मिलाकर रखा था, जिसका सेवन विवाहिता ने कर लिया। तो यह हादसा हुआ है। 3 साल पहले इस विवाहिता की शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि घर में कुछ समारोह था, वहां पर बूंदी की मिठाई बनी हुई थी और इसी दौरान किसी ने चूहे मारने के लिए उसमें जहर मिलाया था, जिसे विवाहिता ने उसका सेवन कर लिया और वे बीमार हो गई। और विधानसभा में विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस विधायकों से इस्तीफे के प्रकरण से ये जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जिसे लेकर ये नोटिस दिया गया है। बीजेपी विधायकों की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा सचिव को ये नोटिस दिया गया है। मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी, विधायक रफीक खान, मंत्री रामलाल जाट, विधायक संयम लोढ़ा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। भाजपा की ओर से यह हनन का नोटिस दिया गया है। राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल और अभिनेश महर्षि ने यह नोटिस दिया है। आज आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लगाया सर सदन में कि आपने जबरन विधायकों के इस्तीफे दिलवाए। नहीं दिलवाए, मैं खंडन करता हूँ इस बात का। बस ये आप सहित 6 विधायक कंसीडर करने लायक है क्या? ये नोटिस कंसीडर करने लायक है? आप अकेले भी नहीं, 6 नेताओं पे लगाए। तो विधानसभा सचिव को नोटिस दिया गया है। मंत्री शांति धारीवाल को हम सुन रहे थे, उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नोटिस देने पर मजबूर नहीं किया। विधानसभा में विशेषाधिकार के हनन को लेकर ये नोटिस दिया गया। इस्तीफे प्रकरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। बीजेपी विधायकों की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा सचिव को ये नोटिस दिया गया है बीजेपी की ओर से, और बीजेपी की ओर से हनन का आरोप लगाया गया है। विधानसभा में विशेषाधिकार को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। इस्तीफे से जुड़ा ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है। जब कई विधायकों ने इस्तीफा दिया था, मंत्री शांति धारीवाल पर ये आरोप लगाए गए हैं। आज राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम 6 लोगों ने कांग्रेस के 6 व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने इस्तीफे अध्यक्ष जी को जाकर सौंपे थे, और बाद में कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के सचिव ने ये कहा है कि ये इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं थे, तो ये इस्तीफे उन 6 लोगों ने दबाव में लिए हैं। ये स्पष्ट रूप से राजस्थान विधानसभा ने माननीय न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया है। इसलिए सीधा सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। 6 लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने, हम लोगों ने आज विशेषाधिकार हनन सौंपा है सचिव को, और जल्द से जल्द उस पर जो है वो चर्चा करवाने की आज मांग रखेंगे। जिन 6 लोगों ने इस्तीफे सौंपे, उनमें जो कांग्रेस के 6 लोग जिन्होंने अध्यक्ष जी को जाकर इस्तीफे सौंपे थे, उन 6 लोगों के खिलाफ हमारी तरफ से राजेंद्र राठौड़ जी है, देवनानी जी है, अनीता बदेल जी है, मैं खुद हूँ, रामलाल जी है,
और जोगेश्वर गर्ग जी, हम 6 लोगों ने इस्तीफे वहां पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को इसके माध्यम से इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रिविलेज हमने मूव किया है। देखिए, बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये तो खुद विधायक है जो विधायकों के खिलाफ है। अरे ये भी चुन के आए हैं, 200 विधायक चुन के आते हैं राजस्थान की विधानसभा में, एक कानून से चलती है विधानसभा। इस प्रकार अगर विधानसभा का कोई भी मुद्दा है उसको आप और प्रकार से फड़फड़ा रहे हो, यहाँ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर ले, ये सदन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें ये अपनी झेप मिटाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जब कल विधानसभा के अध्यक्ष जी ने इनके प्रतिपक्ष के उपनेता को जिस प्रकार की झड़प लगाई उससे बौखलाए हुए हैं ये, और बौखला कर जिस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी जेब फिर मिटा ले, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है इनको। इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो गरीब आदमी को केंद्र बिंदु ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है। आम आदमी, मध्यम वर्ग के परिवारों को इनकम टैक्स की स्लैब के अंदर छूट दी गई है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर पहली बार राजस्थान के एरिया को देखते हुए, भावनाओं को देखते हुए सोलर क्षेत्र के अंदर, ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर 35,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करने का काम किया है। पहली बार 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे के क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट का प्रावधान करने का काम किया गया और रेलवे के प्रावधान से भी ज्यादा लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सड़क क्षेत्र के अंदर करने का, 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने का और आम आदमी को ध्यान में रखते हुए 1 साल तक और मुफ्त अनाज देने की घोषणा भी बजट के अंदर की गई है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो काम हुआ है पिछले 4 वर्षों में वो ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसी ऐसी योजनाएं राजस्थान के अंदर लागू की गई हैं जिनको पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है, और जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, लेकिन ये नेशनल हाईवे पे बड़ा मुश्किल होता है, एकदम कहाँ से कहाँ निकलता है। और अभियुक्त अपराधी किस्म के शातिर चोर होते हैं, मामूली चोर नहीं होते, ये एक्सपर्ट होते हैं। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर भी जो है आदरणीय कमला जी की एक गाड़ी चोरी हुई थी, और तो चोरी हुई थी तो वो उसका धीरे धीरे पता लगा तो वो आदमी जेल में था। उस जेल में जो मुलजिम था उसके पास पुलिस पहुंची और उससे टेलीफोन करवाया कि यार ये वो बरामदगी करवा, तब जाकर के वो बरामदगी हो पाई थी। किस्सा याद है आपको? सारा का सारा चुराई गई संपत्ति जो है वो भी खुर्द कर दी जाती है, कहाँ से बरामदगी होगी? तो कुछ प्रयत्न जारी है, निश्चित तौर पर जो है इसके रिजल्ट अच्छा आएंगे। कटाई अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इस विषय को देखने की जरूरत पड़ेगी। ये जो चोरी के प्रकरण है 142 दर्ज हुए, उसमें से केवल आपका चालान हुआ है 53 और आप पेंडेंसी बता रहे हो 0.70। इसका मतलब एक केस पेंडिंग होगा। तो बाकी जो 90 केस हैं अगर वो बिल्कुल ही छूट जाते हैं तो विधानसभा की कार्यवाही का आज 5वां दिन है। जयपुर से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यवाही लगातार जारी है, जहां विपक्ष एक और सरकार को घेरने की कोशिश में भी लगा है। किस तरीके से लगातार चोरी को लेकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भाषण पता लगेगा तो जिस आदमी का चोरी का सामान गया है उसको सामान मिल सकेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि एफआर कब लगती है? आपने तो महकमा हम बहुत सालों संभाला है। एफआर तब लगती है जबकि चारों तरफ से हतोत्साहित हो जाती है पुलिस के साथ, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये बिल्कुल फर्जी केस है, तब जाकर के एफआर लगाई जाती है। आसानी से नहीं लगती है फिर, और एफआर लगाता है तफ्तीश कुनंदा तो वहाँ से रिकमेंड करता है, उसके बाद में सीओ के पास जाता है, फिर एडिशनल एसपी के पास जाता है, फिर एसपी के पास जाता है, तब जाकर के एफआर मंजूर होती है। मेरा निवेदन ये है कि जहाँ तक सवाल इस बात का, आपका जो सजेशन था कि साहब इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मैं भी विभाग को लिखूंगा कि इसकी चोरी के मामले में खास तौर पर की जाए। कई बार क्या होता है साहब कि कोर्ट चालान तैयार है, चालान पेश करने के लिए जो है बाकायदा वो पीएसआई और वो वहाँ का जो था वो आपका इंचार्ज थानेदार है, वो जाकर के कोर्ट में खड़ा होता है और कोर्ट तारीख दे देती है। चालान पेश करने की कई बार कोर्ट अदालतों के द्वारा 2-2, 4-4, 5-5 तारीखें दे दी गई थी, जाती है महीने 2-2 महीने की।
तो उसमें भी दिक्कत आती है। मेरा मतलब मैं कहता हूं कि जिसके यहाँ भी चोरी होती है ना, उसकी मन की पीड़ा वही समझता है। आप जो पेंडेंसी बता रहे हो, इन 142 केस में से केवल एक की पेंडेंसी मतलब 0.7%, इसका मतलब एक है। और आपने जो चालान पेश किया वो 53 किया है। इसका मतलब 90 केस ऐसे हैं, 90 होंगे, 89 होंगे परसेंटेज के हिसाब से। 89 केस को आपने बिल्कुल ख़त्म करके डाल दिया। मेरा कहना यह है, इन केसों को विशेष करके चोरी के प्रकरण में इसको रफा दफा नहीं करना चाहिए, इसको पेंडेंट छोड़ना चाहिए, जिससे कभी भी मान लो चोरी खुल जाए, कहीं भी 7 साल बाद भी खुल जाए, तो कम से कम जिसकी सामान गया है उसको सामान लेने में सुविधा रहती है, नहीं तो उसको खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न मदन दिलावर। प्रश्न संख्या 90। एक जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थानों पर नहीं लगा रखा है। 2, प्रश्नोत्तर भाग 1 के अनुसार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि खैराबाद पंचायत समिति के श्री रमीज राजा, अहमद राजा, साहिद खान, सीमा स्वामी, अब्दुल सलाम मिर्जा, राजकुमार मालव और मनोज कुमार, आशा मोदी और कुलवीर चौधरी, मधु सहगल, ये शिक्षक गैर शैक्षिक कार्य और शैक्षिक कार्य में इस शिक्षा सत्र में कहाँ कार्यरत रहे, सूची सदन का पटल पर फिर सदन को बताएं। ये तो कह रहे जी नहीं, कोई है ही नहीं, तो आप कहाँ से लाएंगे? मेरे पास है, मेरी जानकारी के अनुसार है मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि रमीज रजा, साहिद खान, अब्दुल सलाम मिर्जा और आशा मोदी ये जिला कलेक्ट्रेट कोटा के आदेश से चुनाव निर्वाचन की जो अपने वो बनती है ना नामावली मतदान की, उसके लिए लगा रखे थे, लेकिन इसको वहाँ से कलेक्टर ने 31 तारीख को हटा दिया। इसलिए वहाँ पर अब कोई, पहले बात तो प्रतिनियुक्ति नहीं थी, वो कार्य व्यवस्था लगाए गए थे और लगाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग को हम मना नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति आप। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अनंतनाग जिला प्रशासन ने कांग्रेस के हुर्रियत नेता काजी यासीर के एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीते दिनों श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर पर अटैक किया था। हुर्रियत के नेता ने अपने संगठन के गठन के बाद से ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर चलाया गया है, अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया है। हुर्रियत नेता पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अनंतनाग में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला प्रशासन ने कांग्रेस के हुर्रियत नेता काजी यासीर के एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है जहां पर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए लगातार छात्रों का संघर्ष जारी है। विद्यार्थी 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं। विद्यालय के आगे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग है। शिक्षा विभाग ने 4 अध्यापक लगाए। डेपुटेशन के बाद, आदेश के बाद भी अब तक एक भी अध्यापक ने ज्वाइन नहीं किया है। ग्रामीणों और बच्चों में इसे लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। धरना स्थल पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वार्षिक परीक्षा नजदीक आ रही है और ऐसे में शिक्षक न होने से उन्हें परेशानी हो रही है। उनका कोर्स भी अब तक पूरा नहीं हो सका है। छतरगढ़ तहसील के राजासर भाटियान गांव का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार 11वां दिन है। 11 दिन से ये सभी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ शिक्षक लगाने की है, क्योंकि पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एग्जाम भी नजदीक हैं, कोर्स पूरे नहीं हो सके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो शिक्षक हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार जो छात्र हैं उनका आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। जो अभिभावक हैं वो भी इसे लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं।
बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों का संघर्ष लगातार जारी है। और बड़ी खबर बगरू से है, जहां पर चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। एटीएम मशीन को चोर उखाड़ ले गए। एटीएम मशीन में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए थे। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। बगरू के लिंक रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का ये पूरा मामला है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एटीएम बताया जा रहा है, जिसे चोर उखाड़ कर लेते गए हैं। कुल 7 से 8 लाख रुपए इस एटीएम मशीन में थे, जिसे चोर अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और खबर चूरू से है, जहां शराबी पति से परेशान होकर एक 22 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति को छोड़ प्रेमी का हाथ थाम लिया। विवाहिता के परिजनों ने 10 साल पहले उसका बाल विवाह करवा दिया था। शादी के बाद पति आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर 22 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति को छोड़ प्रेमी का हाथ थाम लिया और उसके साथ लिव इन में रहने लगी, जिससे नाराज परिजन अब दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मतलब मैं नहीं, मेरी बाल विवाह कर दियो 10 साल पहले। मैं छोटी सी, मेरे समझ को नहीं जदू वो मेरे घर वालों है वो मन दारू पीर मार कूट करे इर वास्ते मार जीवन साग जान पहचान हुई। 7 साल हो गया मैं एक दूसरे साथ रहना चाह इलेक्शन में निकल गया इस वास्ते। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर महिला और बच्चे की नहर में लगातार तलाश जारी है। 36 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन लापता का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मां और बेटा ये दोनों लापता बताए जा रहे हैं। लगातार इनकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बताया जा रहा है कि मायके से ससुराल के लिए ये महिला निकली थी। आईजीएनपी नहर की आरडी 507 हेड के पास महिला के मोबाइल और बैग मिले हैं। नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है और इसी के चलते लगातार कल दोपहर से ही एसडीआरएफ की टीम नहर में तलाश में जुटी हुई है। महिला की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 507 की यह घटना है। तो महिला और बच्चे की नहर में लगातार तलाश जारी है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मायके से महिला अपने बच्चे के साथ ससुराल के लिए निकली थी, लेकिन वो ससुराल नहीं पहुंची है। और बताया जा रहा है कि नहर के पास ही महिला का मोबाइल फोन और बैग मिला है। इसी के चलते ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है महिला ने आत्महत्या की हो या नहर में छलांग लगाई हो या कोई हादसा हुआ हो। और इसी आशंका के चलते लगातार नहर में महिला और बच्चे दोनों की तलाश की जा रही है। कल दोपहर की ये घटना है। दोपहर से ही लगातार एसडीआरएफ की टीम उस नहर में मौजूद है। गोताखोर की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार तलाश किया जा रहा है, लेकिन अब तक महिला और बच्चे का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। लगातार एसडीआरएफ की टीम वहां पर मुस्तैद है। ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द महिला और बच्चे का पता चल सके। और प्रदेश में सर्दियों में इस बार प्रवासी पक्षियों के प्रवास पर आने का दौर भी जारी है। राजधानी जयपुर के आसपास इन दिनों ऐसे पक्षी प्रवास पर आए हैं जो मुश्किल हालात में सबसे ऊंची और सबसे लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं। बार हेडेड गुज नाम के पक्षी हिमालय पर्वत को पार करके प्रवास पर राजधानी जयपुर के पास बरखेड़ा तालाब पर आए हुए हैं। तो ठंड में अक्सर राजस्थान जो प्रवासी पक्षियां हैं वो पहुंचती हैं, और इस बार जो पक्षी यहां पर पहुंचा है वो बेहद दुर्लभ है। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे इलाके में उड़ान भर के अलग अलग देशों में प्रवास करने वाली बार हेडेड गीज जयपुर की बरखेड़ा पॉन्ड पर पहुंच चुकी हैं। हजारों की तादाद में इनके झुंड आए। मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वो खास पक्षी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उड़ान भरने के लिए जाना जाता है वो पहुंचा है। ये रशिया से लेकर के मंगोलिया, तिब्बत और हिमालय की ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए बाकायदा सर्दी के मौसम में भारत का रुख करते हैं।
गर्मियों के दिनों में ये उन्हीं इलाकों में वापस चले जाते हैं। यहाँ आकर के ये इन इलाकों में प्रजनन करते हैं, लंबी उड़ान भरते हैं। जयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये ख़ास प्रवासी पक्षी आए, इनके झुंड आप देख सकते हैं कि हर तरफ फैले हुए हैं। वहाँ एक दूसरा झुंड मौजूद है जो कि जयपुर पहुंचा है। जयपुर में आने वाले प्रवासी पक्षियों की तादाद लगातार पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों की वजह से घटती जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह के ख़ास प्रवासी पक्षी एक बड़ी तादाद में पहुंचते हैं तो ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही ख़ास बात है। बार हेडेड गीज़ राजस्थान के कई इलाकों में आती हैं। इस बार जयपुर में इनकी तादाद तुलनात्मक रूप से कम दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर बरखेड़ा के पौंड पर आकर बड़े घास के मैदानों में आप इन्हें देख सकते हैं कि अपना भोजन तलाश रही हैं। ये यहीं पर ब्रीडिंग भी करती हैं और जैसे जैसे मौसम के अंदर गर्मी में इजाफा होता जाता है ये वापस अपने उन तमाम इलाकों की तरफ लौट जाती हैं, वो चाहे तिब्बत हो, चाहे रशिया हो, चाहे मंगोलिया हो। हर साल सर्दी में इनका प्रवास यहाँ आता है और भी बहुत सी कई प्रजातियों के पक्षी यहाँ आते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान का इकोसिस्टम अच्छा रहेगा और इस तरह से प्रवासी पक्षी यहाँ का रुख करते रहेंगे। मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। दुनिया का फोकस पॉइंट बना है। एक समय था जब देश को बीमारों का, अशिक्षितों का, कुपोषितों का देश माना जाता था। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 563 लाख करोड़ के विदेशी मुद्रा भंडार के कारण इस समय विदेशी मुद्रा के मामले में चौथा नंबर का देश भारत बना है। देश में बुनियादी विकास के लिए बहुत सारी बातें कही जाती थी, लेकिन सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो बाकी बुनियादी सुविधाएं थी उस पर ध्यान कम होता था। राजनीति स्लोगन्स पे चलती थी या इमोशंस पर चलती थी। लेकिन 14 से 23 के इस कालखंड में हमने देखा किस तरीके से अर्थव्यवस्था आम आदमी की पहुंच में आई। कोरोना के कालखंड में लोग ये कहते थे कि सबसे ज्यादा प्रभावित कोई देश होगा, सबसे ज्यादा चुनौती किसी को होगी तो हिंदुस्तान को होगी, क्योंकि आबादी बड़ी, संसाधन कम। लेकिन बावजूद उसके पूरी दुनिया ने देखा कि भारत वैक्सीन बनाने में आत्मनिर्भर बना। दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देकर वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उन्होंने बहुत तरीके से पुष्ट किया। और यही कारण है कि 20 लाख करोड़ के उस समय के आत्मनिर्भर भारत के व्यवस्था के कारण देश में बहुत सारी चीजें बदली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये एक बड़ा कारक बनी जो लोगों को संबल देने में कामयाब हुई। देश के 230 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना, डबल वैक्सीन लगना, फ्री वैक्सीन लगना, ये क्रांतिकारी उपाय था। कल जो बजट पेश हुआ उसमें उसकी परछाई साफ दिखती है। आज हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसान 2 लाख करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का लाभ लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए। देश के 3 करोड़ से ज्यादा आवासहीन लोगों को आवास की सुविधा मिलती है। 47 करोड़ लोगों को जनधन के खाते के जरिए जो एक संबल मिला है वो काबिले तारीफ है। देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन, इसी तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन के जरिए देश को बदलने का काम हुआ। तो अनेकों ऐसे उपाय हुए जिसके जरिए देश में आम आदमी को भी ताकत मिली और देश में एक स्वाभिमान उत्पन्न हुआ। इस बजट के कारण जो साफ दिखता है कि एक तरीके से ऑल इंक्लूसिव है, सर्वसमावेशी है, जिसमें खासतौर पर मध्यम वर्ग को जो टैक्स की सीमा थी वो 7 लाख करना, ये बहुत पुरानी मांग थी, इसको पूरा किया गया। इस बजट के बारे में कह सकते हैं कि इसमें मध्यम वर्ग, आम आदमी, गरीब कल्याण, सुरक्षा, आत्मनिर्भर, नौजवान, जनजाति,
ये तमाम इस तरीके के जो वर्ग हैं उन वर्गों को खास तौर पर ध्यान दिया गया। उदाहरण के तौर पर देश की सुरक्षा के प्रति सावधानी और उसको और ज्यादा पुष्ट करना, इस नाते 5,94,000 करोड़ का बजट सिर्फ सुरक्षा के उपायों के लिए मैं मानता हूं कि एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जो देश को केवल आर्थिक नहीं सामरिक रूप से भी सुरक्षित और मजबूत करने में कामयाब होगा। 1.25 लाख करोड़ का बजट जो किसानों के कल्याण के लिए समर्पित होगा, इसी तरीके से 2.5 लाख करोड़ का बजट जो देश की लाइफलाइन है रेलवे, उसके लिए प्रावधान करना, ये अपने आप में मायने रखता है। इस देश को ग्रीन ग्रोथ के जरिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।